आज का लेक्चर जो है एक्चुअली फोर्स कन्वेक्शन पे है, लेकिन ये आपका जो सिलेबस है उसके 2-3 पार्ट्स को कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कोई हेल्प करेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स कन्वेक्शन? बिल्कुल। Very good. The transfer of heat from one surface to the another surface with the help of some external mode like fan, blower, etc. is called force convection. Very good. तो एक्चुअली फोर्स कन्वेक्शन में एक वर्ड आया है बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसके बारे में हल्का फुल्का हम लोग चल रहे हैं। बाउंड्री लेयर जो है वो एल रेंडल ने 1904 में मतलब उसका क्या बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में उसने स्टेटमेंट दिया कि जब कोई एक फ्लूइड है वो अगर एक मतलब सिंपल एक क्या बोलते हैं कुछ भी कहीं मूव नहीं कर रहा है, वो सिंपली बस स्टेशनरी मोड में है, तो एक्चुअली ये जो फ्लूइड है वो एन नंबर ऑफ बाउंड्रीज में डिफाइन हो जाते हैं। और ये बाउंड्रीज कब आइडेंटिफाई होती है? जब ये बाउंड्रीज किसी चीज से स्ट्राइक करे या टकराए। ठीक है, मतलब क्या होता है, उसने एक एग्जांपल दिया। इसका एग्जांपल ऐसा दिया है कि जस्ट हमने ये माना कि ये एक बाउंड्री है, ठीक है, और हम यहाँ से फ्लूइड मूव कर रहे हैं। तो जब ये फ्लूइड मूव हो रहा है तो ये फ्लूइड क्या करता है, तो ये वॉल से स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो ये जब वॉल से स्ट्राइक किया तो एक्चुअली ये यहाँ पे शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, इस शेयर स्ट्रेस की वजह से ये जो बाउंड्री है ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इस फोर्स का नाम उन्होंने रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। ये देखो शेयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मतलब फ्लूइड ने क्या किया, शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, और ये शेयर स्ट्रेस की वजह से ये बाउंड्री जो है वो इक्वल और अपोजिट फोर्स रिएक्ट करती है, और ये इक्वल और अपोजिट फोर्स को हम लोग बोलते हैं शेयर रेजिस्टेंस। ये फंडा क्लियर? चलिए, अब ये शेयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, तो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री के आसपास का जो एरिया है ना, इस एरिया में जो फ्लूइड जो मोशन में है उसको एक मतलब एक्चुअली फ्लूइड मोशन में है तो मैं बोल सकता हूँ उसमें एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, लेकिन जब ये इस बाउंड्री के पास आती है जहाँ उसको शेयर रेजिस्टेंस मिलता है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे इन लोग को रिटार्डेशन मिलता है। फ्लूइड मोशन में था, उसने शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, ये स्ट्रेस की वजह से शेयर रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिला मतलब अल्टीमेटली जो बाउंड्री के पास में जो फ्लूइड था उसको रिटार्डेशन मिला। बराबर है? ये रिटार्डेशन की वजह से क्या होता है, तो जो ये फ्लूइड है ना, ये बिल्कुल क्या बोलते हैं रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, मतलब इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। और ये जब मूवमेंट में नहीं रहता है तो इसके पास में जो दोबारा जो नए फ्लूइड्स आते हैं उनको भी ये रिटार्डेशन मिलता है, और वो भी एक तरीके से रेस्ट में आने लग जाते हैं। तो जब ये रेस्ट में आते हैं ना, तब इसमें इन्होंने एक वर्ड यूज किया है वेसिनिटी। वेसिनिटी मतलब क्या हुआ, तो इसके आसपास का एरिया भी जो है वो बिल्कुल रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, रेस्ट में आने के बाद इन्होंने फिर एक अल्टीमेटली थ्योरी दी। थ्योरी क्या थी कि द लेयर एडजेसेंट टू द बाउंड्री इज नोन एज बाउंड्री लेयर, मतलब ये जो लेयर होगा जो बिल्कुल बाउंड्री के पास में होगा उसे मैं बाउंड्री लेयर बोलूंगा। एंड बाउंड्री लेयर इज फॉर्म whenever there is a relative motion between the boundary and the boundary x sorry boundary layer is formed whenever there is a relative motion between the boundary and the fluid.
बात समझ में आई? बाउंड्री लेयर क्या हुआ? तो बाउंड्री लेयर ये हुआ कि एक फ्लूइड जो मोशन में है उसको एक्सेलरेशन मिला। जब ये किसी बाउंड्री से स्टार्ट करती है तो वो अपना शेयर स्ट्रेस उस बाउंड्री पे लगाती है। बाउंड्री पे शेयर स्ट्रेस लगने की वजह से वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देता है फ्लूइड को, जिसे हम लोग शेयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये शेयर रेजिस्टेंस की वजह से जो फ्लूइड नियर द बाउंड्री था उसको एक रिटार्डेशन मिलता है। ये रिटार्डेशन की वजह से क्या होता है, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और अल्टीमेटली जो फ्लूइड रहता है नियर द बाउंड्री वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। और ये रेस्ट पोजीशन में आने की वजह से जो भी फ्लूइड मोशन में है वो वापस जब इससे टकराती है तो वो भी रेस्ट पे आती है और एक वेसिनिटी बनाती है, मतलब नियर बाई जो सरफेस है वो भी रेस्ट में आ जाता है। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इससे हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ओके, और ये बाउंड्री लेयर किसकी वजह से बनता है, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बाउंड्री ऑफ फ्लूइड की वजह से होता है। तो आपको पता है क्या कि टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। अब टाउ क्या था भाई, इट शोज द शियर स्ट्रेस। म्यू क्या था, तो विस्कोसिटी। डेल यू था वेलोसिटी और डेल वाई था वो डिस्प्लेसमेंट जितना वो ट्रेवल करती है। So the fluid exert a shear stress on the boundary and the boundary exert an equal and opposite force on the fluid known as shear resistance, जो मैंने आपको बता दिया है। So ultimately, according to the boundary layer theory, the extensive fluid medium around the boundaries move in fluid can be divided into two regions, मतलब दो regions में वो अपने आप को divide कर लेते हैं। तो दो रीजन्स कौन कौन से हैं, तो पहला है a thin layer adjoining the boundary called the boundary layer where the viscous shear take place। ठीक है, मतलब वो वाला पार्ट जो बाउंड्री से बिल्कुल चिपक के बैठा हुआ है जिसको हम लोग बाउंड्री लेयर बोलते हैं। ओके, दूसरा है a region outside the boundary layer where the flow behavior is quite like that of ideal fluid and the potential flow theory is applicable। मतलब मैंने ये एग्जांपल यहाँ बाउंड्री से लिया, एक्चुअली बाउंड्री यहाँ पे आता है। तो जब आपका फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो उसने बताया कि दो लेयर में डिवाइड हुआ, मतलब एक वो लेयर जो बहुत ही स्लो हो गया है जिसे हम बाउंड्री लेयर बोलते हैं, और एक ऐसा लेयर जो अपने नेचुरल स्पीड में फ्लो हो रहा है और फॉलो कर रहा है पोटेंशियल लॉ थ्योरी को। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से वेल नोन आपके पास होगा, पढ़ा हुआ है। बाउंड्री लेयर डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, तो मैं पहले ये डायग्राम समझा दे रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्लेट लिया। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर में u वेलोसिटी से एक फ्लूइड को फ्लो करवाया। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो होगी वो कुछ टाइम के लिए लैमिनार, कुछ टाइम के लिए टर्बुलेंट और कुछ टाइम के लिए ट्रांजिएंट होगी। तो ये फ्लूइड का जो बिहेवियर है वो कैसे डिफाइन हुआ, तो उसने स्टेटमेंट दिया जो प्लेट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके हम बोलेंगे लीडिंग एज, तो जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे ट्रेलिंग एज। अब ये जो लीडिंग एज है इसके बेसिस पे जब फ्लूइड मूव कर रहा है तो मूव करते वक्त एक वो पाथ को फॉलो करेगा, और ये पाथ कैसा होगा, तो पैराबोलिक पाथ होगा। बराबर है। अब ये पैराबोलिक पाथ, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से x डिस्टेंस पे है, और ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे ये x डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी उसी हिसाब से u की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये दिया गया कि कुछ ऐसा टाइम होगा, मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा जब वो एक लैमिनार फ्लो पे होगा, मतलब जो फ्लूइड होगा बहुत ही स्लो मूवमेंट पे रहेगा, और सडनली वो जो है वो टर्बुलेंस पे आ जाएगा। तो टर्बुलेंस पे आने पे और लैमिनार पे रहने पे ये दोनों के बीच में थोड़ा सा वो टाइम लेगा
जब वो ना लैमिनार रहेगा और ना टर्बुलेंस रहेगा, तो इस स्टेज को हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट बोलेंगे, ठीक है। और जब वो टर्बुलेंस पे आएगा, मतलब लैमिनार पे आया तो उसने सिंपल रूल फॉलो किया, और जब वो ट्रांजिएंट टर्बुलेंस फ्लो पे आएगा तो टर्बुलेंस पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो लॉग की फॉर्मेशन में आएगी। क्लियर है? चलिए अब इस डायग्राम को डीप स्टडी करते हैं। क्या लिखा है? कंसिडर द फॉलोइंग लेयर फॉर्म्ड ऑन अ फ्लैट प्लेट केप्ट पैरेलल टू फ्लो ऑफ फ्लूइड ऑफ वेलोसिटी u। मैंने जो वर्ड बोला वही है। Through the growth of boundary layer depends on the body shape. Flow over a flat plate aligned in the direction of flow is considered. Since most of the flow surface can be approximated to a flat plate or for simplicity मतलब क्या बोला कि मैक्सिमम टाइम जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक ट्यूब होता है, और ट्यूब जो है वो फ्लैट सरफेस पे ही होता है, इसलिए हमारा जितना भी एनालिसिस होगा वो अप्रोक्सीमेटली सभी के लिए इक्वल ही होगा। चलिए पहला पॉइंट है द एज फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड लीडिंग एज। मैंने बता दिया आपको। द रेयर एज इज कॉल्ड द ट्रेलिंग एज। Near the leading edge of a flat plate, the boundary layer is wholly laminar। मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी फ्लूइड को मूवमेंट देने के लिए तो वो हमेशा लैमिनार में होगा। For the laminar boundary layer, the velocity distribution is parabolic। मतलब लैमिनार जब तक रहेगा तो जो मूवमेंट होगा वो एक पैराबोलिक मूवमेंट होगा। The thickness of the boundary layer increase with distance from the leading edge x। मतलब जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे thickness of boundary layer भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन वाला आप लिख के रख लो, x is proportional to delta L। Okay, as more and more fluid is slowed down by the viscous boundary, become unstable and break into turbulence boundary layer over a transient region। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है तो इसकी विस्कोस बाउंड्री जो है वो स्लो होती जाती है। स्लो हो जाने की वजह से क्या है, मतलब जो रुकने की पावर है वो कम होती जाएगी, तो जो फ्लो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली एक ऐसा रीजन आ जाएगा जिसके बाद वो टर्बुलेंस में क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये डायग्राम मैंने अलग से लगाया है। चलिए, फॉर द टर्बुलेंस बाउंड्री लेयर इफ द बाउंड्री इज स्मूथ द रफनेस प्रोजेक्ट आर कवर्ड बाय अ वेरी थिन लेयर विच रिमेन्स लैमिनार। मतलब ये क्या बोल रहा है, इस पार्ट की बात कर रहे हैं ना, ये पॉइंट की बात कर रहे हैं कि अगर बॉडी स्मूथ भी है या थोड़ा बहुत रफ भी है तो एक ऐसा पार्ट भी रहेगा प्लेट से चिपका हुआ जो लैमिनार फ्लो में ही बेहतर रहेगा, जबकि ऊपर का फ्लो जो है वो टर्बुलेंस है, लेकिन जो ग्राउंड द सरफेस में जो होगा वो लैमिनार ही रहेगा। ओके, द रफनेस लैमिनार सब लेयर, इसे लैमिनार सब लेयर बोलेंगे। एंड द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टर्बुलेंस बाउंड्री लेयर इज गिवन बाय लॉ ऑफ प्रैंडल 1/7 पावर लॉ। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाउंड्री लेयर में बी समराइज्ड एज फॉलोज। क्या क्या हो रहा है, तो पहला डेल थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इंक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द लीजन एज x इंक्रीजेस, जो हमने पहले बात कर ली थी। डेल्टा डिक्रीज एज u इंक्रीजेस, मतलब वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका ये जो डिस्टेंस जो है बाउंड्री लेयर का जो डिस्टेंस थिकनेस है वो कम होने चालू हो जाएगा। डेल इंक्रीजेस एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज, मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर जो है वो भी इंक्रीज होगी। फोर्थ कंक्लूजन दिया कि शेयर स्ट्रेस जो प्रोपोर्शनल है म्यू इनटू यू अपॉन डेल के, हेंस टाउ नॉट डिक्रीजेस, मतलब शेयर स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज एज एक्स इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे
उसके हिसाब से shear stress जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा. However, when boundary layer become turbulent, it shows the sudden increase and then decrease with increasing x. मतलब x की वजह से ये यहाँ पे देखो, ये क्या बोल रहा है कि ये पार्ट पहले तो इंक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे x बढ़ता गया ये अल्टीमेटली डिक्रीज होने लग जाएगा. ओके. When u decreases in the downward direction, flow near the boundary is further retarded. Boundary layer grow is faster and is susceptible to the separation. मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो ऊपर टर्बुलेंस, नीचे लैमिनार, मतलब एक लेयर अपने आप ही इसको डिवाइड करने लग जाएगी. ओके. The variable characteristic of boundary layer on the flat plate, that is variation of del, tau or force F, are governed by inertia and viscous force. Hence, they are the function of either. किस function में हो जाएगा? तो u मतलब velocity, x मतलब वो particular distance from the rear या leading edge, upon में mu मतलब viscosity की बात कर रहे हैं और u इंटू एल अपॉन न्यू, मतलब ये x जो है वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए था और ये l जो है वो लार्ज डिस्टेंस के लिए. सो अल्टीमेटली कंक्लूजन पार्ट क्या क्या निकाल रहे हैं हम लोग कि u x अपॉन न्यू if less than or equal to 5 into 10 raised to power 5, then the boundary layer is laminar. ठीक है. वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस पैराबोलिक होगा. If ux upon mu is greater than 5 into 10 raised to power 5, then the boundary layer is turbulence and it follows the log law or power law. ठीक है. The critical value of ux upon mu at which boundary layer change from laminar to turbulence depends on, मतलब ये जो लैमिनार है ये जब टर्बुलेंस में फ्लो हो रहा है तो इसको मतलब ये कन्वर्ट होने के लिए आपके पास कंडीशंस होनी चाहिए. कंडीशंस क्या है? तो टर्बुलेंस इन एम्बिएंट फ्लो, मतलब जो नॉर्मल फ्लो है उसी में वो फ्लो हो रहा होगा. सरफेस रफनेस की, मतलब रफनेस कैसा है वो. देन प्रेशर ग्रेडियंट, तो मेरे ख्याल से आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट याद होगा, वो था dt अपॉन में dx. इसी तरीके से अगर प्रेशर ग्रेडियंट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx. बराबर है. एक मिनट में. चलिए उसके बाद प्लेट कर्वेचर, मतलब प्लेट जो है वो फ्लैट है, टिल्टेड है, पैराबोलिक है, मतलब जैसा भी शेप होगा उसके बारे में. एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड एंड द बाउंड्री, और फ्लूइड और बाउंड्री के बीच में टेम्परेचर लेवल कैसा है. लास्ट कंक्लूजन है, थ्रू द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी पैराबोलिक कर्व in the laminar sub-layer zone. But in view of very small thickness, we can reasonably assume that velocity distribution is linear, so the velocity gradient can be considered constant. ठीक है. तो यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लैमिनार सब लेयर है, ये टर्बुलेंस है, या ये मतलब सिंपली लैमिनार है. तो एक्चुअली इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायमेंशन लेस नंबर से जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो आपको आइडेंटिफाई एक वैल्यू मिलती है, और वो वैल्यू अगर आप कंपेयर करते हो तो पता चलता है आइदर इट इज़ अ लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो. ठीक है. दूसरी बात, लैमिनार और टर्बुलेंस को आप सिंपली एक तरीके से ऑब्जर्व भी कर सकते हो. कैसा? एक कांच का ट्यूब लो, कांच के ट्यूब में अब आपने एक नल चालू किया और सिंपली जस्ट पानी को फ्लो किया. तो जब पानी को फ्लो किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि पानी का जो फ्लो मूवमेंट है वो कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है. मतलब स्ट्रेट कैसा? तो जो आपका पाइप है उसी के पैरेलल फ्लो हो रहा है. देन वी आर सेज दैट कि इट इज द लैमिनार फ्लो, मतलब फ्लूइड जो है वो लैमिनार फ्लो में. लेकिन अगर आपने इसी पानी को बहुत तेजी से फ्लो कराया तो आप ऑब्जर्व करो कि ये जो ट्यूब है ना
इस ट्यूब के अंदर में हमारा जो पाइप मतलब जो फ्लो है वो हेलिकल फॉर्म में मूव कर रहा है। जैसे भी हेलिकल फॉर्म आपको दिखेगा दैट मीन्स इट फॉलोज द टर्बुलेंसी, मतलब टर्बुलेंट फ्लो में वो मूव कर रहा है। ठीक है, इस टर्बुलेंट फ्लो को मैंने क्या बोला, हेलिकल बताया। दूसरे तरीके से अगर आप देखना चाहोगे तो अगर सर्पेंटाइन मूवमेंट हो रहा है, सर्पेंटाइन मतलब क्या हुआ, तो जैसे सांप मूव करता है जिग जैग मोशन में, अगर ये जिग जैग भी क्रिएट हो रहा है दैट मीन्स इट इज इन द टर्बुलेंस फ्लो। ओके, चलिए अब इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है बाउंड्री लेयर थिकनेस, जो आपने डेल से पढ़ा है। तो वेलोसिटी विदिन द बाउंड्री लेयर इंक्रीज फ्रॉम 0 at the boundary surface to the velocity of main stream asymptotically। मतलब ये एज्यूम किया गया है कि जो वेलोसिटी ऑफ द बाउंड्री लेयर होगी वो इंक्रीज कर रही है 0 से इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। तो 0 इमेजिन किया गया कि जब वो फ्लूइड किसी भी ट्यूब में एंटर कर रही है तो वो 0 पे थी, और जैसे जैसे वो x या l डिस्टेंस मूव करती है तो उसकी वैल्यू मतलब v की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है। Therefore, the thickness of boundary layer is arbitrarily defined the distance from the boundary in which the velocity reached 99% of the velocity of the stream। मतलब आपको यहाँ पे u की वैल्यू क्या हुई, तो u इज इक्वल टू हुआ 0.99 ऑफ कैपिटल U। That means it is denoted by the symbol delta. This definition, however, gives the approximate value of boundary layer thickness, and hence delta is generally termed as nominal thickness of the boundary layer. Okay, so the boundary layer thickness for greater accuracy is defined in terms of certain mathematical expression, which are the measures of boundary layer on the floor. The commonly adopted definitions of the boundary layers are, मतलब ये एक बड़ा सा नाम हो गया ना, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, तो उन्होंने क्या क्या वर्ड यूज किया, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस या एनर्जी थिकनेस। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कैसे डिफाइन किया उन्होंने, तो द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कैन बी डिफाइंड एज it is the distance measured perpendicular to the boundary by which the main or free stream is displaced on account for the formation of boundary layer। मतलब क्या हुआ कि जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक मतलब ये एक फ्लो है और मतलब फ्लैट प्लेट है जहाँ पे हम लोग को एनालिसिस करना है। जब मैंने यहाँ पे मूव किया, मूव करने की वजह से ये एक पाथ, पैराबोलिक पाथ बना रहा है। तो ये जो पैराबोलिक पाथ बना रहा है और ये जो मूवमेंट हो रहा है मतलब u स्पीड से जो मूवमेंट हो रहा है, तो इट इज द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर। मतलब ये आपको एनालिसिस कहाँ पे करना है, तो आइदर मान लो यहाँ पे करना है तो मैंने ये पॉइंट ए रखा, ये पॉइंट बी रखा, ये पॉइंट सी रखा और ये पॉइंट डी रखा। तो मुझे यहाँ पे डेल्टा ए मिला, इस पॉइंट पे मुझे डेल्टा बी मिलेगा, देन दिस पॉइंट पे मुझे डेल्टा सी पॉइंट आएगा और लास्ट वन इज द डेल्टा डी। ओके, sorry, so it is additionally wall thickness which would have to added to compensate for the reduction in the flow rate on account of boundary layer formation। Same words, चलिए अब सेम वर्ड्स को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या क्या बोला, देखो जैसे मैंने बताया कि ये टर्बुलेंस मतलब पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। तो पैराबोलिक पाथ में अब मुझे उस डेल्टा मतलब उस पॉइंट मतलब डेल्टा फाइंड आउट करना है।
तो डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, अलग अलग पॉइंट्स लेने की जगह पे मैंने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया, ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है वो dy है, जो y डिस्टेंस से प्लेट से डिस्टेंस पे है, ओके। और u वेलोसिटी से फ्लूइड जो है मूव कर रहा है जिसकी डेंसिटी रो है। स्टार्ट करें। तो एज्यूम यूनिट वेट द मास फ्लो पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट्री एरिया। मतलब मास फ्लो रेट क्या होता है भाई, तो m इज इक्वल टू आई थिंक रो इंटू वी होता है, ठीक है। तो रो की वैल्यू हमने रो लिखा और वी मतलब वैल्यू सॉरी वॉल्यूम जो बता रहा है, तो वॉल्यूम के लिए उसने क्या क्या यूज किया, तो u इंटू डी वाई इंटू वाई, क्योंकि पहले उसने मतलब यूनिट वेट किया, इसलिए हमें एक और y का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सो मास फ्लो पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट्री स्टेट। अब एलिमेंट्री स्टेट का क्या होगा, इफ द प्लेट वेयर नॉट देयर, सो u इंटू नहीं रो इंटू यू इंटू डी वाई, मतलब अल्टीमेटली स्मॉल वेलोसिटी की जगह वो ओवरऑल के लिए ले रहे हैं, तो ओवरऑल के लिए u इंटू डी वाई हो जाएगा। तो रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट थ्रू द एलिमेंट्री स्टेट, तो रिडक्शन कितना हुआ, तो रिडक्शन हुआ रो इंटू यू माइनस यू इंटू डी वाई। Here u minus u is called velocity of defect, बराबर। चलिए, so total reduction of mass flow rate due to introduction of plate क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू जो थिकनेस है आपका डेल रो इंटू यू माइनस वी डी वाई। Here let's the plate is displaced by the distance del and the velocity of flow for the distance del star is equal to mean of free velocity u के इक्वल हो जाए, then loss of the mass of the fluid per second flowing through the distance del star क्या हो जाएगा, तो उसमें dy की जगह पे y मतलब डेल वर्ड यूज किया ना, तो फॉर्मूला बना रो इंटू यू इंटू डेल स्टार। सो फ्रॉम क्वेश्चन 3 एंड 4 आपका जो तीसरा है और चौथा है, अब दोनों को कोरिलेट कर दोगे, तो कोरिलेट करने के बाद डेल स्टार की जो वैल्यू आएगी वो अल्टीमेटली आएगी 1 माइनस यू अपॉन यू इंटू डी वाई ऑफ लिमिट 0 टू डेल। बस ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। Similarly, momentum thickness. So momentum thickness is defined as the distance through which the total loss of momentum per second be equal to if it were passing through the stationary plate. It is denoted by theta. So सेम रूल्स जो आपने पढ़ा था उसी चीज को वापस वो रिलेट कर रहा है। मास फ्लो रेट क्या है, तो रो इंटू यू इंटू डी वाई। सो मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगा, तो रो इंटू यू इंटू डी वाई इंटू यू, एक नया यू इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये जो मल्टीप्लाई हो गया तो रो इंटू यू स्क्वायर इंटू डी वाई। सो लॉस इन मोमेंटम क्या, सेम वही इक्वेशन, रो इंटू यू माइनस यू इंटू डी वाई। अगेन मैंने लिमिट पुट किया 0 से डेल तक का इक्वेट किया। सो लेट थीटा डिस्टेंस बाय विच प्लेट इज डिस्प्लेस्ड, वही रूल्स जो आपने पहले किया था कि रो इंटू वहाँ पे हमने डेल यूज किया था और यहाँ पे हम लोग को थीटा यूज करना है, तो रो इंटू थीटा इंटू डी यू स्क्वायर, अल्टीमेटली दोनों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे मतलब इक्वेट करेंगे, तो इसके बेसिस पे आपको थीटा मिल जाएगा। And this theta is called momentum thickness is useful in kinetics। मतलब अल्टीमेटली आपको जब भी वेलोसिटी वाला पार्ट निकालना पड़ेगा तो वहां पे आप ये इक्वेशन को पुट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना काफी है।